Hello everyone, myself Dr. Raksha Vaidya and today topic is how to open a dental clinic in India at low cost. अभी जो रिसेंटली पास आउट जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी अपना बीडीएस किया है और जो प्लान कर रहे हैं कि हमें डेंटिस्ट्री में ही वर्क करना है और हम अपना सेटअप डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट कवर करना चाहेंगे जो एक रिसेंटली पास आउट बच्चे के मन में होते हैं। जैसे कि मुझे अपने सेटअप में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब कि डेंटल चेयर तो सभी जानते हैं कि यदि आप डेंटल क्लिनिक ओपन कर रहे हैं तो डेंटल चेयर होना ज़रूरी है। बट इसके अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी क्लिनिक में होनी चाहिए, इसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने क्लिनिक में अवॉइड भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप मनी भी कैसे अर्न कर सकते हैं डेंटल क्लिनिक में। तो इन छोटी-छोटी बातों को भी हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेंटल क्लिनिक ओपन करने के लिए जो पहली बात होती है वो ये होती है कि आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब आपकी खुद की विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे डेंटल क्लिनिक ओपन करना है। पेरेंट या किसी की ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपने डेंटल क्लिनिक कभी भी ओपन ना करें क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो वो वर्क कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सेकंड ये कि अब यदि आपका माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे डेंटल क्लिनिक ओपन करना है तो सबसे पहले बात आप ये आती है कि मुझे कैसे एरिया में अपना डेंटल सेटअप डालना है। तो देखिए, यदि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और फिर आपको डेंटल क्लिनिक ओपन करना है, उस मतलब जॉब से आने के बाद में आप टाइम देना चाहते हैं अपने क्लिनिक को, तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप अपने घर के पास का एरिया देखें, वहाँ पे आप अपना मतलब सेटअप डालें। यदि आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है कि जो वर्किंग एरिया है आपका, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वो एरिया और आपका होम डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है, तो आप ऐसा एरिया सेलेक्ट करें, जहाँ से आपका जो वर्किंग एरिया है वो और जो डेंटल क्लिनिक का एरिया है वो दोनों आस-पास हो, ताकि आपको यदि कभी ड्यूटी से भी लेट हुआ, तो आप अपने डेंटल क्लिनिक पे नियमित टाइम पे जो आपने रखा है, उस टाइम पे आप आ सकें। थर्ड ऑप्शन आपके सामने, कुछ लोगों के सामने ये होता है कि फैमिली में वो मतलब ऐसे हैं कि सिर्फ उनको अपना घर भी देखना है और क्लिनिक भी देखना है, उसके साथ ही साथ वो जॉब भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेटर ऑप्शन ये होगा कि वो अपना डेंटल क्लिनिक ऐसे जगह पे खोलें जो उनके घर के पास हो। तो ये तीनों चीज़ें थी, अलग-अलग कंडीशन थी कि उसके अकॉर्डिंग आपको जगह कैसे चूज़ करनी है। फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि यदि ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये बात होती है कि क्लिनिक भी मेरा सेट हो और घर तो मेरा ऑलरेडी सेट ही है और मैं अपने जॉब में भी प्रॉपर टाइम पे दे देता हूँ, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और मुझे सिर्फ अपने सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में बेटर होगा कि आप किसी ऐसे प्लेस को देखिए जो जैसे लाइक अ मार्केट एरिया। मार्केट एरिया में क्या होता है, क्राउड ज़्यादा होता है, सभी तरीके के लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, और आप अपनी सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एरिया का सिलेक्शन कैसे करना है। सिलेक्शन करने के बाद में आपके सामने बात आती है कि नर्सिंग स्टाफ अब आपको रखना होगा अपने क्लिनिक के लिए, एक अटेंडर रखना होगा और एक रखना होगा आपको सफाई, डेंटल क्लिनिक की सफाई के लिए। तो ये 3 जो लोग हैं आपके अंडर में होने ही चाहिए। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया मैं आपको ये बोलूँगी कि भले ही आप एक अटेंडेंट ना रखें, लेकिन साफ-सफाई कर्मचारी ज़रूर रखें और एक नर्सिंग स्टाफ ज़रूर रखें। ये 2 भी हैं तो भी आपका डेंटल क्लिनिक अच्छे से मैनेज हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाता। नर्सिंग स्टाफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपके पास पेशेंट हैं, तो एटलीस्ट नर्सिंग स्टाफ के होने से ये होता है ऑटोक्लेविंग आपकी प्रॉपर टाइम पे होगी, पेशेंट को ड्रैप लगाना, ओके, और मतलब वाटर वगैरह अरेंज करना, ठीक है? और
और डेंटल चेयर की सफाई वगैरह करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक मतलब नर्सिंग स्टाफ भी इज़िली कर सकता है। सपोज़ आप आरसीटी कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट किट लगा के देना, ये बहुत ज़्यादा ऐसा वर्क हो जाता है कि यदि आप दूसरा पेशेंट को कुछ बता रहे हैं, दूसरे पेशेंट को यदि आप सिर्फ़ एडवाइस कर रहे हैं, तो इतनी देर में आपका नर्सिंग स्टाफ ये सारी चीज़ें दूसरे पेशेंट के लिए किट वगैरह तैयार करके रख सकता है। तो आप ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को आप असिस्ट कर पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को आप ऐसे में देख पाएँगे और आपके पेशेंट को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री में वैसे ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार मतलब मतलब डॉक्टर मेरे मेरे डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत हद तक कम हो जाती है एक अच्छे नर्सिंग स्टाफ के साथ में रहने से। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि नर्सिंग स्टाफ आप ज़रूर रखें और वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए अपने वर्क में, तो ही आप किसी नर्सिंग स्टाफ को रखें, या फिर आप वेट कर लें थोड़ा कि आपको कोई अच्छा-सा नर्सिंग स्टाफ मिल पाए। तभी आप मतलब मतलब आप अपना पेशेंट का स्कोप बढ़ाएँ। अदरवाइज़ पेशेंट यदि ज़्यादा आने लगे और आपका नर्सिंग स्टाफ उतना अच्छा नहीं होगा, तो आपके लिए अकेले कर पाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। यदि ऐसी सिचुएशन है आपके साथ में कि आपको कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि कॉलेज बुलेटिन्स निकलती हैं या फिर बहुत से मतलब अखबार में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में, वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं वैसे इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में जो किसी क्लिनिक को जॉइन करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उन स्टूडेंट्स को भी अपने साथ रख सकते हैं। आप उनको वर्क भी सिखा सकते हैं कि डेंटल क्लिनिक में क्या-क्या मैनेज करना होता है और आपकी वो हेल्प भी कर देंगे। तो ऐसे मतलब गिव एंड लर्न टाइप में आपका एक क्लिनिक सेटअप हो जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ऐसे से जो फाइनल ईयर या इंटर्न के बच्चे को भी यदि आपने रखा है, तो उसे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी काफ़ी कुछ लर्न करेंगे और यदि आप चाह रहे हैं कि ये मतलब काफ़ी अच्छा मेरे साथ में वर्क कर रहा है, तो आप उसे कुछ पेमेंट भी कर सकते हैं। डेंटल क्लिनिक ओपन करने के बाद में या ओपन जब हम कर रहे हैं, तब हमारे सामने मेन ये बात खड़ी हो जाती है कि हमें टूल्स मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कौन से लेने हैं, कौन सी कंपनी के लेने चाहिए। तो देखिए, हर कंपनी अच्छी होती है, लेकिन हर कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं अलग-अलग रेंज में होते हैं। तो फर्स्ट हमें 3-4 कंपनी को सेपरेटली देखना होगा और बहुत सी कंपनी जो है, जो रिव्यू डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो एक बार आप उसका मतलब रिज़ल्ट देखिए कि कैसा है, उसके बाद ही आप बल्क में इंस्ट्रूमेंट खरीदें। किसी भी कंपनी से सिर्फ़ सपोज़ आपको कोई भी एम नाम की कंपनी पसंद आई, तो कोशिश ये करिए कि पहले आप एकदम से बल्क में उस कंपनी की कोई भी चीज़ मत खरीदिए। पहले कम अमाउंट में लीजिए, उसे यूज़ करके देखिए, यदि अब आपको बेटर लग रहा है, अब आप सैटिस्फाई हैं, तभी आप बल्क में ऑर्डर करिए। कभी भी अपने खुद के सेटअप के लिए एकदम से बल्क में ऑर्डर फर्स्ट टाइम, यदि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको उतना अवेयरनेस नहीं है, तो बल्क में भले ही आपको कितनी ही कम कॉस्ट में पड़े, मैं यही एडवाइस करूँगी कि एकदम से बल्क में कोई भी सामान मत खरीदें। थोड़ा-थोड़ा करके सामान खरीदें अपने डेंटल सेटअप के लिए, उसके बाद में यदि आप थोड़ा सैटिस्फाई हैं, उसके बाद में ही आप ऑर्डर करिए। बहुत से लोगों को ये रहता है कि मैं किसी का सेकंड हैंड मटेरियल है मतलब सेटअप है वो ले लूँ, तो ठीक है, आप सेकंड हैंड डेंटल सेटअप ले सकते हैं। बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेकंड हैंड कभी भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि डेंटल में वैसे भी सेकंड हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने चाहिए। आप वो फ्रेशली ही लें। हाँ, डेंटल चेयर आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, बट अदर डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट लाइक माउथ मिरर, एक्सप्लोरर, ओके, प्रोब, ये सारे आप अपने न्यू ही खरीदें। माउथ रिट्रैक्टर वगैरह भी जो हैं वो आप अपने नए ही खरीदें। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें इन्फेक्शन का उतना चांस नहीं है, तो वो आप सेकंड हैंड ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप मिनिमम सेटअप अपना कैसे डाल सकते हैं। उसमें मैंने एक अच्छा सा एनालाइज़ किया है कि डेंटल चेयर आपको कितने का पड़ेगा, रिट्रैक्टर ड्रिल और
जो एक्स-रे मशीन है वो सब आपको कितने का पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ़ हमने यही इस चीज़ को देखा है बस, बाकी जो कॉस्ट वग़ैरह है वीडियो के आगे में आने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये अपना चीज़ कवर कर लिया कि अपने को जो डेंटल सेटअप है, उसके लिए डेंटल चेयर अपन सेकंड हैंड ले सकते हैं, बट अदर इंस्ट्रूमेंट अपने को फ्रेशली ही लेना है, सेकंड हैंड हमें नहीं लेना है। मेन ये भी कंसर्न है कि डेंटल सेटअप डालने के लिए आपको कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, बायोवेस्ट डिस्पोजेबल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, फायर डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है कि कब किसी केस में यदि आपके क्लिनिक में कुछ अनहोनी हो गई, फायर वगैरह का कुछ हो गया इशू वगैरह, तो उसके लिए भी आपको एक मतलब अपने पास में एक सर्टिफिकेट लेना होता है। और वाटर डिपार्टमेंट से भी आपको एक मतलब जो नगर निगम है, जिस भी एरिया में आपने जो डाले हैं अपना क्लिनिक, वहाँ से आपको एक वाटर डिपार्टमेंट से भी एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो इस तरीके से आपको 4-5 तरीके से अप्रूवल्स लेने होते हैं। प्लस इसके साथ में आपका डीसीआई रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, जब आप डेंटल क्लिनिक डाल रहे हैं, तो डीसीआई रजिस्ट्रेशन तो आपका होगा ही। तो ये सारे लेकिन अप्रूवल्स आपके पास में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो होता है द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ओके, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं उनकी कॉस्ट, जो फर्नीचर आपने लगाया है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहे हैं, और जितना भी आपको अपने क्लिनिक का टैक्स देना पड़ रहा है, जो भी इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को हम देखेंगे इसी वीडियो के थोड़े आगे में, क्योंकि ये वाला टॉपिक यदि हम यहाँ कवर करें तो शायद दूसरे टॉपिक्स और कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद में हम कॉस्ट की बात करेंगे। फिर एक पॉइंट और बनता है जो आपको अपने डेंटल क्लिनिक के लिए मतलब अवेयरनेस जो होनी चाहिए, वो पॉइंट आ जाता है आपका मेंटेनेंस और मेजरमेंट के अंतर्गत। ओके, तो मतलब जो आप डेंटल क्लिनिक प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन आपने होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिससे भी आप मतलब अपना अप्रूवल लेते हैं और जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी देखते हैं। ओके, तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो डायग्नोस्टिक मेजरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि पेशेंट आपके पास हैप्पी हैप्पी आए और हैप्पी हैप्पी ही जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आ रहे हैं हैप्पी हैप्पी लेकिन आपके पास से सैड होके जाए। तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है जब आप अपना खुद का डेंटल क्लिनिक डालते हैं। साथ ही साथ ये है कि जो भी क्लिनिक में आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करें, तो उसका प्रॉपर आप ध्यान रखें कि कोई भी एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन आप कभी भी पेशेंट को ना दें। पहले ही आप मतलब प्रॉपर चेक करिए कि एक्सपायरी डेट वाली यदि कोई मेडिसिन है, तो वो पहले ही आप हटा दें। क्योंकि कभी-कभार हो जाता है ऐसा, बाई चांस ऐसा यदि हो भी गया, तो रेपो जो रहता है डॉक्टर का, वो बहुत ही जल्दी मतलब कम होने लगता है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ध्यान में रखने वाली चीज़ें हो जाती हैं ये। तो आप अपने जो भी आपने क्लिनिकल स्टाफ रखा है, जो पहले भी मैंने आपको बोला कि नर्सिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, तो उनको प्रॉपर आप एक तरीके से सेट करके रखिए कि कभी भी आपको दिक्कत ना जाए। फिर उसके बाद में बात आती है अर्निंग की। ओके, तो कभी भी आप पेशेंट से डायरेक्ट बिलिंग की बात मत करिए। जो भी आपका रिसेप्शनिस्ट है या फिर नर्सिंग स्टाफ है, तो आप पहले से अपने जो भी रेट हैं, स्केलिंग का रेट है या एक्सट्रैक्शन का रेट है या आरसीटी का रेट है, जो भी आपका रेट है, वो प्री डिसाइड करके रखिए। एक अच्छे से पेपर पे आप प्रिंट करके रखिए। सामने क्लिनिक में आप जो सेकंड डोर होता है क्लिनिक का, वहाँ पे आप लगा दें या अपने नर्सिंग स्टाफ को वो देकर रखें और बता दें कि ठीक है, मेरा ओपीडी चार्ज 100 रुपीज़ है या 150 रुपीज़ है, जो भी आपने रखा है वो आपका नर्सिंग स्टाफ टैकल करेगा पेशेंट के साथ में। डायरेक्ट आप कभी भी पेशेंट से पैसे को लेकर बात ना करें। पैसे को लेकर बात करने से ये होती है कि फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर यदि आप पेशेंट से पैसे की बात करने लगते हैं, तो दूसरे पेशेंट को भी वेट करना पड़ता है और अपनी खुद की क्लिनिक में आप जितना से ज़्यादा पेशेंट एक दिन में कर सकते हैं, उतने से ज़्यादा पेशेंट आप कवर करिए। दूसरे पेशेंट को
पेमेंट इन सब के लिए कभी भी वेट मत करवाइए। तो बेटर ऑप्शन यही रहता है अपनी क्लिनिक के लिए आप जो अपने अंडर आपने जो स्टाफ रखा है, चाहे नर्सिंग हो या कोई भी स्टाफ हो, उससे आप बिलिंग का काम करवाएँ, खुद कभी भी ना करें और इस तरीके से आप करके रखें। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की, टूल्स के कॉस्ट की बात अब हम करते हैं। अब हम जान लेते हैं कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट की जो कि आप अपने डेंटल सेटअप के लिए लेने वाले हैं। उन इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट और जो रूम सेटअप जो करना है मतलब ओवरऑल जितना भी आपको मिनिमम खर्चा आने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सपोज़ यदि आप मैनुअल हाइड्रोलिक डेंटल चेयर लेना चाहते हैं तो वो आपका आ जाएगा 50,000 टू 80,000 के बीच में ये आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर लें क्योंकि कॉलेज में आपने काफ़ी टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर पे ही वर्क किया होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है पेशेंट करते टाइम पे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर भी आपका मिनिमम स्टार्टिंग जो है इसका 1.5 लाख है और ये ईज़िली आपको इससे कम में भी मिल सकती है। आई थिंक 1 लाख में भी कुछ है कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर। तो उसका रेट आप अपने मार्केट में देखिएगा कि कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं। कंप्रेसर आ जाएगा आपका कंप्रेसर आ जाएगा आपका मिनिमम यदि हम बात करें तो 15,000 का आपका कंप्रेसर बन जाता है। एक्स-रे मशीन आपका जो आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना डिफरेंट डिफरेंट रेट लेती है तो 40,000 टू 50,000 तक आपका एक्स-रे मशीन हो जाएगा। आरबीजी जो है आपका 1.5 लाख का और भी बहुत से दूसरे मतलब जो कंपनी है उनका रेट अलग है तो आप उसको देख सकते हैं लेकिन जो मैंने मिनिमम अमाउंट जो देखा है आरबीजी का वो है 1.5 लाख। उसके बाद में आपको चाहिए पड़ेंगे कुछ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जैसे एंडोडोंटिक किट, प्रोस्थो वर्क करना है उसके लिए किट, एक्सट्रैक्शन किट, जीआईसी ग्लास आइनोमर सीमेंट लाइक लाइट क्योर भी ये सब कुछ आपको चाहिए पड़ेगा। जितने भी आप मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसे एक्सप्लोरर, माउथ मिरर, प्रोब जो भी आप यूज़ करने वाले हैं इन सबको मिलाकर यदि जो खर्चा जाएगा आपका वो जा सकता है मिनिमम जो है 75,000 आपको लगेंगे ही और अपर की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितना मैंने देखा है 1.20 लाख मतलब 1.5 लाख तक मिनिमम समझिए कि ये सब कुछ आपका आ जाएगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट और सारी चीज़ें लेने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये भी एडवाइस करना चाहूँगी कि आपका जो रूम इंटीरियर है वो अच्छा रखिए। पेशेंट के लिए थोड़ा-सा एक लॉबी रखिए कि वहाँ पे वो थोड़ा बैठ पाएँ, जो दूसरे पेशेंट को वेट करना है वो आराम से वहाँ पे वेट कर सके। तो उनके लिए आपको लगेगा फर्नीचर सेटअप में। फर्नीचर सेटअप आपका आराम से आ जाएगा 40,000 टू 50,000 में। रूम इंटीरियर जैसे कुछ पुट्टी करवा लिया आपने, कुछ मतलब आपने पेंट वगैरह करवा लिया, तो ये मिनिमम आपका 20,000 में हो जाएगा। प्लस आपको इसके साथ में आपको डॉक्टर चेयर लेनी होगी, डॉक्टर टेबल लेना होगा। साथ ही साथ आपको इसके लिए यस वॉश बेसिन वगैरह ये सब कुछ यदि आप लगवाते भी हैं, प्लम्बिंग चार्जेस ये सब कुछ भी यदि आप मान के चलिए तो 50,000 तक आपको यहाँ का खर्चा लगेगा। अब यदि आप बात करें कि आप कुछ ऐसे एरिया पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी इज़ मस्ट क्योंकि यदि पेशेंट भी आए तो वो डेंटल ट्रीटमेंट ऐसे गर्मी में वो भी नहीं लेना चाहेंगे। तो एसी सबसे पहले आप एसी भी लीजिएगा तो इसका खर्चा आपको मिनिमम जो है किसी भी कंपनी का लें तो 35,000 का एसी आपको 2 टन का आराम से आ जाएगा। ट्रांसफ़ॉर्मर भी फिर आपको लगाने पड़ेंगे, एक एसी के लिए अलग और एक रूम के लिए जिसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे, वो रूम के लिए आपको अलग से एक ट्रांसफ़ॉर्मर लगाने पड़ेंगे। फिर आ गया आपका लाइट यदि कभी इश्यू हुआ, उसके लिए आपको एक इन्वर्टर विथ बैटरी, विथ स्टैंड ये सब कुछ लेना होगा, तो वो आपका बन जाता है 30,000 तक का। और डेंटल अटेंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब कि एक या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ यदि आप नर्सिंग स्टाफ रखते हैं तो आराम से वो 7,000 तो लेगा ही लेगा। यदि कोई डेंटल अटेंडर भी रख रहे हैं आप तो 5,000 तो आपको ये मिनिमम मतलब लगेगा ही लगेगा। तो ये ओवरऑल यदि हम देखें तो आराम से आपका 3.5 लाख में आपका डेंटल सेटअप
मतलब मिनिमम की मैंने जो बात किया है, मिनिमम 3.5 लाख से भी कम, मतलब ढाई 3 लाख में आपका यहाँ पे जो मैंने जो तैयार किया उसमें 3.5 लाख में हो रहा है। बट यदि आप थोड़ा-सा और कम करना चाहें, तो ढाई से कम में तो आपका डेंटल क्लिनिक ओपन नहीं हो पाएगा। तो 2.5 लाख आप अ, फर्स्ट ये जो इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो आपको डेंटल चेयर पे ही करना होगा, कंप्रेसर पे करना होगा, एक्स-रे मशीन पे करना होगा और डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट तो ख़ैर वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो एंडो, प्रोस्थो और एक्सट्रैक्शन किट है, तो वो तो आपने एक बार ले लिया तो 2 ईयर के लिए आप फ्री हैं, यदि अच्छे क्वालिटी के हैं तो। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। आरबीजी भी आपका फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फर्नीचर, रूम इंटीरियर, तो फर्स्ट टाइम आप ये मान के चलिए कि 3 लाख रुपए मिनिमम आपको यहाँ पे खर्चा पड़ रहा है। बाकी जो पर मंथ आपको जो देना पड़ेगा वो आ जाएगा आपका रेंट, क्लिनिक का रेंट। दूसरा आपका आ जाएगा डेंटल अटेंडर का जो भी आप रेंट लगेंगे रखेंगे वो। मेंटेनेंस का जो आपको रेंट देना पड़ेगा वो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो। तो ये पर मंथ आपका तो चलता ही रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं उससे कम हो, तभी आपका डेंटल क्लिनिक सक्सेस हो पाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डेंटल क्लिनिक ओपन करने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें क्या करना है और मिनिमम हमारा सेटअप कितने में हो सकता है। So I hope you like this video. If you like this video, please share with others and subscribe to my channel. Thank you.